हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पर आपके सामने हैं कक्षा 12 आरोप भाग 2 का पाठ्यक्रम लेकर के। मैं पूजा आपकी मेंटोर आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हम चैप्टर नंबर 11 जैनेंद्र कुमार जी का एक निबंध है बाजार दर्शन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उनके लेखक परिचय की। तो जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंचते रहें। इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकट हैं और अभी से आप तैयारी रखेंगे। निकट क्या, हमेशा ही रहते हैं एग्ज़ाम, तो तैयारी शुरू से ही रखेंगे आप तो कभी भी अपने एग्ज़ाम में आपको परेशानियां नहीं आएंगी। अगर आप पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके रखते हैं तो आपको फिर बाद में पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उनको रिवाइज कर लेते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बात करते हैं चलिए आज के चैप्टर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आरोप भाग 2 का, वो है जैनेंद्र कुमार जी का जैनेंद्र कुमार जी के बारे में हमें बात करनी है। ये ऐसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ये हटी तो हम भी इससे हटी हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप ऐसे आ जाए, ठीक है। चले बात करें। ओके, तो जैनेंद्र कुमार जी की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर बताते हैं, वही हमें शुरू करना है कहाँ से, जन्म से। तो इनका जन्म है 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अब यार मेरी कोई गलती नहीं है, सब उत्तर प्रदेश के पैदाइशी हैं, ठीक है। सबके पास उत्तर प्रदेश आ रहा है। हर कवि, हर लेखक मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, उपन्यास। उपन्यासकार की उपाधि आप उन्हें दे सकते हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, ठीक है, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं ये। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध संग्रह है। इन्होंने मोस्ट ऑफ किसमें रचनाएं की हैं? गद्य में। पद्य इनका देखने को नहीं मिलता है हमें, ठीक है। गद्य में इन्होंने रचनाएं की हैं, ठीक है। सारा आप चाहे उपन्यास की बात करें, कहानी संग्रह की बात करें, निबंध की बात करें, सब गद्य है, पद्य इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो और इनके प्रमुख जो पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है, भारत भारती सम्मान इन्हें मिला है और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित है। निधन हो जाता है 1990 में। कितनी वर्ष की आयु में? 85, सीधा 90 - 5, 85 वर्ष की उम्र में 85 ईयर्स की, ठीक है, अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके लेखक परिचय के बारे में। इतना हम रायता फैला देते हैं पेज पे, फिर हमको ही समेटना पड़ता है। बताइए, सब लाल पीला कर देते हैं हम। लाल पीला तो नहीं, आज हमने पर्पल किया है, पर्पल, ठीक है, पर्पल हो गया है। ओके, जैसा कि परंपरा हमारी किताब में चल रही है कि जो भी लेखक या कवि आता है उसकी कुछ ना कुछ लाइनें यहाँ पर दी जाती हैं। तो यहाँ पर लाइन है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, ठीक है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी अगर आपके मन में सपने नहीं हैं, अगर आप आशाएं नहीं कर सकते तो आप मृत प्राय हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप मर गए, आपके मन में किसी तरह की आशा का कोई संचार नहीं है, अगर आप लड़ नहीं सकते अपने सपनों के लिए तो आप बेकार है, ठीक है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है जैनेंद्र कुमार। जिनकी कथाएं, कहानियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है। प्रेमचंद के बाद में सेकंड स्थान पर आते हैं। का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है, मतलब बहुत अच्छी, बहुत अप्रोचिंग वो है इनकी स्टोरीज। अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में
एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। मतलब इनकी जो कथा है ना, वो आपको ऐसा लगता है वास्तव में हमसे ही जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके मन को उद्वेलित कर देती हैं। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रबुद्ध कर प्रतिष्ठा दिलाई था। याद रखिएगा, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं लेखक परिचय में कि परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। बाकी ये कथाकार भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों में भी कालजयी रचनाओं के रूप में इनको मान्यता मिली। मतलब ये जितने अच्छे कथाकार हैं, आप लिख सकते हैं, जितने अच्छे कथाकार हैं उतने ही अच्छे ये उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, पहले आप कथाओं का जिक्र कर सकते हैं कि इनकी जो कहानियां हैं, खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत, ये कहानियां कालजयी होने के साथ साथ इनका जो उपन्यास है त्यागपत्र, परख और सुनीता, उससे ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये आप जोड़ सकते हैं। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है, क्योंकि जितना डीप सोच सकते हैं उतना ही अच्छा आप लिख सकते हैं। जब तक आप उन चिंतनों में, उन गहन विचारों में आपने कहना चाहिए सफ़र नहीं किया है, ठीक है, तो आप कैसे उनको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति व दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। बहुत सरल भाषा में समझाया है इन चीज़ों को, इसलिए इनकी जो लेखन शैली बहुत प्रभावी है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। अब गांधीवादी चिंतन दृष्टि, जो गांधी जी के जो भी विचार हैं, ठीक है, गांधी के जितने भी कह सकते हैं जितने भी आदर्श हैं वो इनके लेखन में भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ठीक है, बहुत छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा यहाँ पर वो दे दिया है इनका। ठीक है, ओके, तो अन्यत्र तुलना में गांधीवादी विचारधारा का जो प्रयोग इनके लेखन में मिलता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया, यानी कि उनके विचार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है उन्होंने। अब यहाँ पर हमारे पास जो पाठ है, इनका जो निबंध है, याद रखिएगा, ये बाजार दर्शन एक नाम का जो निबंध है जैनेंद्र का, महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिक और साहित्य सुलभ ललित का दुर्लभ संयोग दिखा जाता है। मतलब जितने गहरे विचार हैं उतना ही इन्होंने सुंदर साहित्य का उसमें मर्जन किया, मतलब मर्जन कर दिया है दोनों को। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा, ठीक है, पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। अब जब ये किताब लिखी गई होगी या कंज्यूमर कोर्ट जब आने लगे, भाई पॉलिसीज़ आने लगी, मार्केट पॉलिसीज़ ये सब आने लगा, तो उसके बारे में चर्चा भी रिसेंटली शुरू हुई है। जब ये किताब लिखी गई होगी उससे 1-1.5-2 दशक पहले, आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए होंगे, 20 साल 25 साल, ठीक है, तो पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। मतलब जब इन्होंने ये लेख लिखा था तब तो ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट चल भी नहीं रहे थे, लेकिन अगर जब आज हम इस जीवन को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी ये उतना ही सही बैठता है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। मतलब उन्होंने उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ही यहाँ पर किस में ढाला है, कैरेक्टर्स में ढाला है इस निबंध में, और उन्हीं से रिलेटेड वो कुछ वाक्य, कुछ उदाहरणों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं जो हमें उस पाठ की अंतर्वस्तु से जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। कैसे, क्यों, वो मैं आपको पाठ में समझाऊंगी। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह।
तो मतलब कहीं फिलॉसफी भी बताई है उन्होंने कि ये बात ऐसे बोल दी जाती है, कहीं पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है, यानी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि वो क्या है, अनीति शास्त्र है। ठीक है, अगर बाजार नहीं होता तो इतनी अनीतियाँ नहीं होती। तो ठीक है, ये छोटा सा कवि परिचय हमारे सामने आया। अब हम देखते हैं हमारे एआई ने कुछ दिया है कि इसके बारे में नहीं, हमारे एआई ने इन चीज़ों के लिए वो नहीं दी है, तो हम करते हैं इसकी समरी निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, और समरी निकाल लेते हैं पेज वाइज इनकी। हम समरी निकाल कर देते तो पहला चीज़ तो याद रखिएगा, जो जयंत कुमार का जन्म है ये 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनको जो पुरस्कार मिले हैं साहित्य अकादमी, भारत भारती और पद्म भूषण का भी सम्मान इन्हें मिला है। इनकी जो ख्याति है वो उपन्यासकार, निबंधकार, कथाकार के रूप में प्रमुख हैं। इन्होंने गद्य में ही रचनाएं की हैं, इन्होंने पद्यात्मक रचनाएं की ही नहीं है। इनका जो लिखने का तरीका है वो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जो लाइनें वहाँ पर आई हैं कि इनकी जो कथाएं, जो इनकी जो कहानियाँ हैं, कहानियों ने इनको कथाकार के रूप में तो प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन इनका जो निबंध था, ठीक है, उपन्यास थे इनके, उपन्यास थे परख, सुनीता और त्यागपत्र, उन्होंने इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में भी ख्याति दिलाई है। हमारा एआई बेचारा पागल हो गया, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो लिया गया है उसका नाम बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन के बारे में भी आप एक दो लाइन बोल सकते हैं कि बाजार की जादुई ताकत को कैसे, बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें गुलाम बना लेती है, इसके बारे में यहाँ विवेचना की गई है। इन्होंने अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव को यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मूल भाव को जयंत कुमार ने समझाने के लिए कहीं कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह से अपनी बात को रखा है, और वो बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र के रूप में भी देखते हैं। तो ये आप अपने लेखक परिचय में ऐड ऑन कर सकते हैं, इनको नोट्स की तरह से लिख करके। इतना ही लिखना है, इतना ही आएगा, इतना ही पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूजा फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाजार दर्शन की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।